हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हम कितने प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं? हम 8 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 9th प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, हमारा स्केलर चेन। तो देखिए क्या कहता है ये प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो कम्युनिकेशन है और जो अथॉरिटी है वो मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। याद रखिए, दो चीजें मैंने बोली, कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी। ये दोनों चीजें जो है मूव करेंगी इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए किस तरह से, सीधे हम इसके एग्जाम्पल पर आते हैं पहले, उसके बाद हम इसके कंसेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। ये एक पर्सन है ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। यहाँ हम ले लेते हैं एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। देखिए अब हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो कम्युनिकेशन और जो अथॉरिटी है वो मूव करेंगी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जब अथॉरिटी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो मूव करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेदर दिस साइड और दिस साइड। अथॉरिटी हमेशा मूव करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जो अथॉरिटी वाइज यानी कि इसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस पर्सन, और इसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस पर्सन। इस तरह से अथॉरिटी हमारी मूव करेगी कि जो पर्सन ज़्यादा हाई लेवल पर है उसके पास उतनी ज़्यादा अथॉरिटी है। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वेदर इन टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप। जो कम्युनिकेशन है वो टॉप टू डाउन भी जा सकता है और बॉटम टू टॉप भी जा सकता है। देखिए किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्केलर चेन। अगर एक पर्सन है ए यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजर है, उसको अगर अपनी बात पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचानी है तो ए अपनी बात बोलेगा बी को, बी से बात जाएगी सी के पास, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से जी तक। इसी तरह से ए से बात जाएगी एल, एल के बाद एम, एम इंफॉर्मेशन देगा एन को, एन से इंफॉर्मेशन जाएगी ओ, ओ के बाद पी और पी के बाद क्यू तक। तो इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। क्लियर है? अब अगर ये पर्सन अपनी कोई बात इस तक पहुंचाना चाहता है तो ये प्रिंसिपल कहता है कि इस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है, ये पर्सन जाकर के सीधा टॉप लेवल मैनेजर्स के पास, टॉप लेवल मैनेजर के सामने हाजिर हो जाए। ऐसी इतनी पावर इस पर्सन के पास नहीं है, ऐसी हिम्मत ये नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पर जो कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन मूव हो रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है अगर ई को ए तक कोई बात पहुंचानी है तो ई से ई अपनी बात बोलेगा डी को, ठीक है, अपने बॉस को बोलेगा, डी वही बात बोलेगा सी को यानी कि अपने बॉस को, अब सी अपने बॉस बी को बोलेगा और बी से बात जाएगी ए तक। इस तरह से जो कम्युनिकेशन है या जो इंफॉर्मेशन है वो मूव करेगा, कोई भी पर्सन किसी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। यही हमारा प्रिंसिपल बोलता है स्केलर चेन। अब आप बोलेंगे कि चलो ई ने बात करनी थी किससे? ए से। अगर ई ने बात करनी हो इस पर्सन से, क्यू से, अगर ई ने बात करनी है क्यू से, तो क्या प्रोसीजर रहेगा? वही प्रोसीजर रहेगा, ई से डी, डी से सी, सी से बात जाएगी बी तक, फिर बात जाएगी ए तक, ए बोलेगा एल को, एल एम एन ओ पी क्यू। इस तरह से बात पहुंचेगी किस तक? क्यू तक। तो ये कहता है हमारा प्रिंसिपल स्केलर चेन। अब क्यों इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं? क्या जरूरत है इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की? क्यों नहीं ई को अगर बात करनी है ए से तो वो सीधे ए के पास चला जाता, क्यों नहीं ई सीधा क्यू के पास चला जाता? देखिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं यानी कि प्रॉपर फॉर्म में या फिर सिस्टमैटिक वे में। अगर देखिए ऐसा नहीं होता तो ई कुछ भी बात जाकर ए को बोल देता, ठीक है, वो बात जो डी को भी नहीं पता, तो डी क्या है जबकि ई का बॉस है,
डी को पता होना चाहिए कि देखिए भले ही ई अपनी कोई प्रॉब्लम ए के पास पहुंचाना चाहता हो, लेकिन ई की प्रॉब्लम सोल्व करने का जो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डी की है। तो डी सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम डी से सोल्व नहीं हो रही है तब इस तरह से वो प्रॉब्लम मूव करती हुई ए की तरफ जाएगी। तो एक सिस्टम बन गया ऑर्गेनाइजेशन में ना। अब ऐसे अगर मान ली ई की जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती थी जिससे कि वो सीधा ए के पास जाना चाह रहा हो, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो ये जो बेचारा टॉप लेवल मैनेजर है ए, इसको क्या करना है, इसको हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इसको प्लान्स बनाने हैं, इसको पॉलिसीज बनानी है, इसको देखना है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसको उसके बारे में भी इसको सोचना है। अब इसको ये देखना है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, इसको ये देखना है कि कितने मार्केटिंग मैनेजर्स हैं जो हमें रॉ मटेरियल सस्ते में देंगे, या फिर ये सब कुछ एनालाइज करेगा। इसको ये देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह से करेंगे। तो ए बेचारा वो पर्सन है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर स्केलर चेन ये सब सिस्टम नहीं बनाता तो ऐसे में आज ई जा रहा है ए के पास, कल को ये सारे एक करके ए के पास जाते, तो ए बेचारा जो टॉप लेवल मैनेजर है जो पहले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरा हुआ है, वो ये सब इन सब मैटर्स पर ध्यान ना दे पाता। वो तो बेचारा इन एम्प्लॉयज के जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्रीवेंसेस है, उन्हें ही सोल्व करने में रह जाता। दूसरा रीजन, अब ए ने जो इंफॉर्मेशन दिया, अगर स्केलर चेन नहीं होता तो क्या होता। अब ए ने तो बी और एल को बता दिया होता, लेकिन अब बी और एल की अपनी मर्जी, वो चाहे तो किसी को बता देते, वो ना चाहे तो किसी को चल बाद में बता देंगे, फिर कभी बता देंगे। किसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। अब स्केलर चेन है तो ए से इंफॉर्मेशन चलती हुई फाइनली जी तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और ए से इंफॉर्मेशन चलती हुई फाइनली क्यों तक पहुंचेगी। तो ये है हमारा प्रिंसिपल स्केलर चेन, जिसमें बोला गया कि अथॉरिटी और कम्युनिकेशन दोनों मूव करते हैं प्रॉपर लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। कोई भी पर्सन अपने इमीडिएट बॉस के अलावा किसी से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है, ये बोला हमारे प्रिंसिपल ने स्केलर चेन में। अब इस प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है। क्या है एक एक्सेप्शन? एक्सेप्शन हिंदी में बोलते हैं अपवाद को, यानी कि एक ऐसा कंसेप्ट है जो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, जिसका नाम दिया गया गैन प्लैंक। क्या नाम दिया गया इसे? गैन प्लैंक। अब देखिए क्या कहता है ये एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन बोलता है कि जो हमने सिस्टम बनाया था, ये पर्सन है ए, बी, सी, डी, ई, इतना ही रखते हैं, एल, एम, एन, ओ। ये गैन प्लैंक बोलता है कि दो एम्प्लॉयज जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल या फिर सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर डी को बात करनी है एन से, अगर डी को बात करनी है एन से, तो वो डायरेक्टली एन से बात कर सकता है, लेकिन उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सी से। डी को एन से बात करने के लिए सी से परमिशन लेनी पड़ेगी और एन को परमिशन लेनी पड़ेगी एन से। ये बोला गैन प्लैंक में। अब गैन प्लैंक एक्सेप्शन है। अगर हम स्केलर चेन की तरफ देखें, अगर डी को एन से बात करनी थी तो क्या प्रोसीजर होता? डी बोलता सी को, सी बोलता बी को, इस तरह से ए एन, तब जाकर कहीं एम बताता एन को कि ये बात डी तेरे को बोलना चाहता है, ठीक है, या ये इन्फॉर्मेशन डी ने तुझ तक पहुंचाई है। ये कहता है स्केलर चेन। लेकिन गैन प्लैंक क्या कह रहा है? गैन प्लैंक के लिए कंडीशंस है। देखिए क्या कंडीशन? सबसे पहले तो जो दो लोग बात करना चाहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनका लेवल और जो उनका लेवल है वो सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अपने इमीडिएट बॉस से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आपस में बात कर सकते हैं। तो समझ में आया प्रिंसिपल स्केलर चेन, जिसमें हमें बताया कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और इसका एक एक्सेप्शन भी हमने देख लिया, गैन प्लैंक। अब देखते हैं कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखिए
पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहला तो होगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो सिस्टमैटिक वे में जाएगा। इंफॉर्मेशन विल बी पास्ड इन सिस्टमैटिक वे। सबके इंफॉर्मेशन जो जाएगा वो सिस्टमैटिक वे में जाएगा, सबके पास एक जैसे इंफॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन मिला और किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं, तो सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? क्विक सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उनकी क्विक सॉल्यूशन हो जाएंगे, मतलब जल्दी ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। कैसे? अब आप बोलेंगे कि मैम ई को अपनी बात ए तक पहुंचाने के लिए इतने एफर्ट्स करने पड़े। ठीक है, ई अपने इमीडिएट गोल्स को बोल रहा है, फिर उसका इमीडिएट गोल्स आगे अपने वाले इमीडिएट गोल्स को बोल रहा है। ठीक है, डी सी बी इस तरह से बात जाएगी, तो कैसे क्विक सॉल्यूशन हो जाएगा भाई? यहाँ पर तो टाइम लग रहा है। अब अगर ये सिस्टम नहीं बनाया होता तो क्या होता? ई बेचारा ए तक कोई बात पहुंचाना चाहता है या फिर ए से बात करना चाहता है, आज वो ई के पास गया। ठीक है, ए के ऑफिस का जो कीपर है, गेट कीपर है, वो बोला आज तुम ए के ऑफिस में नहीं जा सकते, आज ए सर बहुत ज्यादा बिजी है। चला गया वापिस। कल गया, फिर से गेट कीपर बोला आज ए बहुत बिजी है, कल आना। तो इस तरह से करते करते बेचारा ई पता ही नहीं अब ए तक अपनी बात पहुंचा पाता भी कि नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि ए के ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके पास टाइम ही नहीं है ई की बात को सुनने का। तो ऐसे में जब स्केलर चेन को फॉलो किया गया तो ई की बात ए तक डेफिनेटली पहुंचेगी और जल्दी ही पहुंच जाएगी, अगर हम कंपेयर करें इस सिचुएशन से। अब आप खुद बताइए कि इस सिचुएशन में ई की बात जल्दी पहुंचेगी ए तक, या फिर हमारे स्केलर चेन वाली प्रोसीजर में ई की बात ए तक जल्दी पहुंचेगी? डेफिनेटली स्केलर चेन को जब फॉलो किया जाता है तो ऐसे में ई की बात ए तक जल्दी पहुंचेगी और जल्दी उसकी प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड क्या हो सकता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होगा? बेटर डिसिप्लिन बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बात हर किसी को पता है। ठीक है, तो हर पर्सन किस में रहेगा? डिसिप्लिन में रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन बनेगा। किस तरह से? अब देखो, ई को पता है कि मैं डी को ही बोल सकता हूँ सारी बात, डी को रिस्पेक्ट देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियसली रिस्पेक्ट देगा। डी को रिस्पेक्ट नहीं दी तो बेचारा कहाँ जाएगा? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट है उनमें ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा जब स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है तब। अब वॉलेटिंग इफेक्ट्स क्या है? नेगेटिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स, है ना? इंफॉर्मेशन विल बी पास इन सिस्टमैटिक वे, और यहाँ पर क्या होगा? इंफॉर्मेशन का पता ही नहीं कहाँ से आई और किस किस को मिलेगी, किस किस को नहीं मिलेगी, किस किस को पता ही नहीं कब जाकर मिलेगी, कुछ नहीं पता। ए ने बोला कि बी को ये सब इंफॉर्मेशन नीचे तक पहुँचाना, मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं उन सब तक पहुँचा देना ये इंफॉर्मेशन को। तो अब बी बोला आज तो मेरे पास टाइम नहीं, आज मेरा मूड खराब है, मैं कल बता दूंगा। ठीक है, अब बी कल बताएगा सी को, सी 2 दिन बाद डी को बताएगा। इस तरह से या तो इंफॉर्मेशन पहुँचेगी ही नहीं वर्कर तक, या पहुँचेगी तो बहुत ही लेट पहुँचेगी। तो इंफॉर्मेशन या तो मतलब मिलेगी ही नहीं कुछ लोगों को, या फिर जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो लेट पहुंचेगी। तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? डिसऑर्डर बोलते हैं अव्यवस्था। ओके, फिर है क्विक सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। अब इसका वाइस वर्सा तो हमने देख ही लिया कि अगर स्केलर चेन नहीं होता तो ई बेचारा रोज ए के ऑफिस में चक्कर काटेगा, लेकिन ए बेचारा इतना बिजी है कि ई की बात सुन ही नहीं पाएगा, तो सॉल्यूशन क्विक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? नो क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है,
और क्या होगा, डिसिप्लिन तो भूल ही जाओ। ए ने बताया कि ये रूल बनाया है हमारी कंपनी ने, सबको बता देना। अब ए के बाद पता ही नहीं कब वो रूल किसको, मतलब वो रूल की जो इन्फॉर्मेशन है क्या पता किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, किसके पास क्या पता कब जाएगी, तो डिसिप्लिन सारा खराब हो जाएगा। अब ई जो है, अगर स्केलर चेन नहीं होता, क्यों अपने को उस डी को वैल्यू करता, नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो तो किसी से भी बात कर सकता है, कभी भी बात कर सकता है, हो सकता है वो अपनी बात, मतलब अब देखिए बेसिकली डी सारी बात ई को बताता है ना कि तुमको ये काम करना है, ऐसे करना है, ये रूल को फॉलो करना है। अब अगर इन दोनों की बनी नहीं आपस में, स्केलर चेन भी नहीं है, तो ई डी को वैल्यू क्यों करेगा, वो सीधा सी के पास जाएगा, भाई तुम मुझे काम बता दो, मेरी तो मेरे बोझ से बनती नहीं। अब सी इस बात का फायदा उठा करके डी को मतलब नीचा दिखाएगा और ई को कहीं ना कहीं अपने सारे काम बता देगा, इस तरह से। तो क्या होगा, जो डिसिप्लिन है वो सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। नो डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ क्या होगा, अब यहाँ पर अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छे रिलेशन है सुपीरियर सबऑर्डिनेट में, यहाँ पर इनके रिलेशन क्या हो जाएंगे, एकदम खराब हो जाएंगे। तो बेटरनेस इन रिलेशंस ऑफ इन द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जो इनके रिलेशन है उनमें बेटरनेस यानी कि कड़वाहट आ जाएगी, दोनों के रिलेशन एकदम खराब हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया स्केलर चेन। जल्दी से हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। तो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यहाँ पर हेनरी प्योर का जो मतलब है ऑर्डर, वो आदेश देने वाला नहीं, ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर क्या, व्यवस्था, ठीक है। तो देखिए क्या है व्यवस्था का मतलब, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए बोला अ राइट प्लेस फॉर एवरीवन, सबके लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस। अब देखिए कोई भी मैनेजर है, उसके लिए जो भी मतलब प्लेस डिसाइड किया गया है कि फला मैनेजर कंपनी के फला नंबर केबिन में मिलेगा, तो वो जो प्लेस उसके लिए निर्धारित किया गया है, डिटरमाइन किया गया है, वो पर्सन अपने ही प्लेस पर होना चाहिए। सबसे पहली बात बोली कि हर किसी के लिए प्रॉपर प्लेस बना होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि ये पर्सन, ये मैनेजर इस कैबिन में मिलेगा, ये मैनेजर इस कैबिन में अवेलेबल होगा, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय या फिर सबऑर्डिनेट किसी तरह की उसे हेल्प की जरूरत पड़ती है मैनेजर से, तो उसे पता होगा कि अगर मुझे इस मैनेजर की जरूरत है तो मुझे इस कैबिन में जाना है। तो सबसे पहली बात बताइए कि कंपनी में ये होना चाहिए कि सबके लिए एक प्रॉपर प्लेस बना हो। और अब देखिए प्रॉपर प्लेस तो बना दिया, एक लिस्ट लगा दी कि फला मैनेजर इस केबिन में अवेलेबल होगा, फला मैनेजर इस केबिन में अवेलेबल होगा। अब अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो सबऑर्डिनेट गया कैबिन में, अब जैसे ही कैबिन में देखा तो कैबिन में कोई नहीं है, मैनेजर वहां पर अवेलेबल एक्चुअली है ही नहीं। तो दूसरा यही बोला कि एवरीवन, जो प्लेस जिसके लिए दिया गया है या फिर डिटरमाइन किया गया है, उस पर्सन को उसी प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत होती है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है सबऑर्डिनेट को, तो वो जाकर के सीधे अपने मैनेजर से पूछ सकता है या क्लियर कर सकता है। तो अगर वो पर्सन अवेलेबल होगा तो काम बन जाएगा, नहीं अवेलेबल तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या कोई भी एक्टिविटी है वो डिले होती चली जाएगी, वो देर से होगा काम। इसी तरह से मटेरियल जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है उनके लिए बोला। अब फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट है, जो भी मशीन्स वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी फिजिकल चीज़ें यूज़ हो रही हैं हमारे प्रोडक्शन में या किसी भी चीज़ में, फिजिकल रिसोर्सेज है वो। अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग, सबके लिए प्रॉपर, सभी चीजों के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैनेजर से ही देख लीजिए, अगर उसे स्टेशनरी की जरूरत है, ठीक है, अब वो सब जो काम मतलब करता है उसके लिए उसे कॉपी पेन की जरूरत है, जो सब चीजें वो रिकॉर्ड करके रखता है, लिख कर रखता है, तो उसे स्टेशनरी की जरूरत है। तो अगर उसे पता ही नहीं स्टेशनरी अवेलेबल कहाँ होगी, तो उसका जो काम है वो डिले हो गया ना। तो एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए सभी चीजों के लिए, whether for raw material, any equipment or any other thing, और everything at its proper place। अब जो place determine किया गया है एक्चुअली वो जो थिंग है, वो कमोडिटी है, वो फिजिकल रिसोर्सेज है, उसी प्लेस पर एक्चुअली अवेलेबल होने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, किसी को भी इधर उधर तोड़ने भागने की जरूरत नहीं है, पता ही नहीं कोई चीज़ कहाँ है कि नहीं है। अब कोई वर्कर है, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उसे अपने किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो अब उसे पता ही नहीं छोड़ करके कहाँ रख दिया,
ठीक है, कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है, इससे पहले अगर किसी वर्कर ने रखा था वो उससे पूछेगा भाई तूने देखा है कहाँ रखा है, नहीं भाई मैंने तो नहीं देखा कहाँ रखा है, पता ही नहीं कहाँ रखा है। 10 बार इधर उधर दौड़ने पर कहीं वो दिख जाएगा, अच्छा वो रखा है इक्विपमेंट, तो काम डिले हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। अगर कोई भी वर्कर किसी इक्विपमेंट को यूज करना चाहता है तो सबसे पहले उसे वहीं से लेना है जो प्लेस उस इक्विपमेंट के लिए डिटरमाइन किया गया। दूसरी बात कि जिस प्लेस पर जो प्लेस उस इक्विपमेंट के लिए डिटरमाइन किया गया उसी प्लेस पर वापस जाकर के वो इक्विपमेंट को रख दिया जाए। इससे क्या होगा, टाइम वेस्टेज कम होगा। और अगर हम इक्विपमेंट्स वगैरह की बात करते हैं तो जो हमारे मतलब एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ है वो भी कम होंगी। अब कोई वर्कर्स है, ठीक है, ये लगा लीजिए वर्कर है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसे हथौड़ी चाहिए कहीं भी रख दी, ठीक है, तो अब ऐसे में कोई आते जाते मतलब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो यही बोला कि ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज इन सब के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और ये चीज़ें प्रॉपर प्लेस पर अवेलेबल भी होनी चाहिए। क्लियर। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं जल्दी से। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, सबसे पहला नो लॉस ऑफ टाइम या फिर नो वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर टाइम पर काम हो जाएगा और जो भी काम होना है वो डिले नहीं होगा, ठीक है, लिख भी सकते हैं डिले इन वर्क, ठीक है, या वर्क विल बी परफॉर्म्ड ऑन टाइम। और क्या हो सकता है, देखिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। अब देखिए वॉयलेटिंग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जो काम है वो देर से होंगे, ठीक है, डिले इन वर्क। दूसरा क्या होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मोर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और क्या हो सकता है, थर्ड हमारा जो पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मोर एक्सीडेंट्स, कि ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाए तो आई होप आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। स्केलर चेन हमने डिस्कस किया और नेक्स्ट प्रिंसिपल हमने ऑर्डर डिस्कस किया। तो 10 प्रिंसिपल हम कवर कर चुके हैं, इसके बाद 4 प्रिंसिपल्स हमारे रह गए, जल्दी ही हम उन प्रिंसिपल्स को भी कवर अप कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।